यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिज्म। आज की क्लास में सीरीज़ नंबर 6 है। क्या है? सीरीज़ नंबर 6 है। इस सीरीज़ में आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन योर सिलेबस। जैसा आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग डेली अभी आपको एक क्लास है जो चल रही है पेपर्स को लेके, चाहे वो एक आपका ANM का पेपर हो सकता है, CHO का हो सकता है, स्टाफ नर्स का हो सकता है, और डेली एक क्लास आपको है जो इस तरीके से ली जाती है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है यहाँ पे सभी क्लासेस। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हो तो। और अपकमिंग टाइम में बहुत सारी जगह एग्ज़ाम्स हैं, तो आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही हो। दिवाली आ रही है, पटाखे फोड़िए, लेकिन अपनी पढ़ाई पर है जो पढ़ाई के लिए भी 2 से 3 घंटे ज़रूर निकालिए। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्लास में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आते ही आते हैं, चाहे किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम आप दे रहे हो। अब जो भी लोग अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम दे रहे हो उनके लिए यदि स्टडी मटेरियल परचेस करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप उस स्टडी मटेरियल को परचेस कर सकते हैं। अमाउंट बहुत ही चीप है। यदि आप ओनली MP की तैयारी कर रहे हैं, MP एग्ज़ाम्स के लिए सेपरेट MP CHO NHM की PDF के आपको 16 पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिसका चार्ज रहेगा आपको 200 रुपये। यदि आप 30 पेपर CHO लेते हैं तो आपको चार्जेस लगेगा 300 रुपीज़। यदि आप 45 प्लस CHO पेपर लेते हैं प्लस सीरीज़ के तो यहाँ पे आपको चार्ज लगेगा 650 रुपये। तो जो भी लोग जहाँ के भी पेपर्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ANM वालों के लिए 23 पेपर सेट की सीरीज पेपर्स अवेलेबल हैं, जिसमें सभी पेपर ऑफिशियल हैं विथ आंसर कीज़ के। तो आप उन पेपर्स को परचेस करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, इन विच कंडीशन द फोटोथेरेपी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट। तो कौन सी कंडीशन में फोटोथेरेपी है जो यूज़ की जाती है, किस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए फोटोथेरेपी यूज़ की जाती है? साइनोसिस, एक्जिमा, डायरिया या फिर जॉइंटिस, किसको ट्रीट करने के लिए फोटोथेरेपी यूज़ की जाती है? सबको पता है फोटोथेरेपी यूज़ की जाती है जॉइंटिस के लिए। किसके लिए? जॉइंटिस के लिए। न्यूबॉर्न बेबी में यदि जॉइंटिस डेवलप हुआ है तो। अब ये जॉइंटिस 2 तरीके का होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जनरली 48 से 72 घंटे के बाद है जो बच्चे में डेवलप होगा, लेकिन जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है, क्या है? पैथोलॉजिकल जॉइंटिस की कंडीशन है ये बच्चों में आफ्टर द डिलीवरी के बाद ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस या फिर कभी कभी विद इन 1 वीक में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होगा, क्या होगा? पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होगा बच्चा पैदा होने के विद इन 24 घंटों के अंदर देखने को मिलेगा। और इसमें जो बिलीरुबिन का लेवल है, क्या है? बिलीरुबिन का लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इसमें है जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। ट्रीटमेंट की ज़रूरत स्पेशली पैथोलॉजिकल जो, क्योंकि इंटरनल चेंजेस तो दोनों में देखने को मिलेंगे, लेकिन पैथोलॉजिकल में कुछ अदर कंडीशंस रहेंगी। और जो फिजियोलॉजिकल है अपने आप ही मे बी 1 वीक और 2 वीक में अपने आप सबसाइड हो जाता है। ट्रीटमेंट के लिए यदि बात करें तो फोटोथेरेपी यूज़ की जाती है। फोटोथेरेपी देने के टाइम पर बच्चे की जो न्यूबॉर्न बेबी की आइज और जेनाइटल ऑर्गन्स को कवर किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है कि कौन से बॉडी पार्ट्स कवर किए जाते हैं, तो वो होगा यहाँ पर क्या? न्यूबॉर्न बेबी की जो जेनाइटल ऑर्गन एंड आइज है इनको कवर किया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाती है जॉइंटिस के लिए। क्या है जो जॉइंटिस के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है? फिनोबार्बिटॉन, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है नियर साइटेडनेस इज ऑल्सो नोन एज, मतलब निकट दृष्टि दोष को और क्या कहा जाता है? मायोपिया, प्रिस्बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर कैटरेक्ट। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक आता है ड्राई आई, दैट मीन्स जीरोप्थेल्मिया, फिर मायोपिया दैट मीन्स नियर साइटेडनेस, फिर एक कैटरेक्ट दैट मीन्स मोतियाबिंद। कैटरेक्ट को क्या कहा जाता है? मोतियाबिंद, लेंस के ऊपर ओपेसिटी छा जाएगी। फिर है यहाँ पर प्रिस्बायोपिया, क्या है? प्रिस्बायोपिया, जो कि एज के हिसाब से बढ़ती एज में देखने में जो क्या होगी प्रॉब्लम होने लगती है, पास की चीज़ें हैं जो उतनी अच्छी नहीं दिखने लगती हैं, तो वो क्या है? प्रिस्बायोपिया।
ओल्ड एज पर्सन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यदि बात करें मायोपिया की, तो मायोपिया को कहा जाता है क्या, नियर साइटेडनेस। इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस का रीजन पूछें तो वो क्या होता है, कैटरेक्ट। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल, कौन से प्रोडक्ट हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब यदि आप उनको मिट्टी में दफना दो, कुछ भी कर दो, लेकिन 10 साल बाद निकालोगे तो सेम एज देखने को मिलेंगे। डिग्रेडेबल मतलब गल जाएंगे, लेकिन जो नॉन डिग्रेडेबल है वो क्या है, फूड वेस्टेज, डेड एनिमल्स, पॉलीथीन बैग्स या फिर पेपर। क्या है यहाँ पर, जो कितने भी सालों तक आप ज़मीन में गाड़ के रखोगे, ज्यों कि त्यों में निकलेंगे तो वो होंगे पॉलीथीन बैग्स। क्या होंगे, पॉलीथीन बैग्स। ये कितने भी साल तक आप रख दो ज़मीन के अंदर, सेम एज वैसे ही निकल के आएंगे। जब प्रीमियर चलता है, जब ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप लोग इसको बाद में भी देख सकते हैं। ये क्लास यहाँ पर आपके लिए हमेशा अपलोडेड रहती हैं, तो आप अपलोडेड क्लास को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, द अपेक्स बीट कैन बी बेस्ट हियर्ड एट। तो अपेक्स बीट है जो सबसे अच्छे से कहाँ पर आप सुन सकते हैं। ऑप्शन में था यहाँ पर थर्ड इंट्राकोस्टल स्पेस, फिफ्थ, सेवेंथ या फिर सेंटर ऑफ द स्टर्नम। तो अपेक्स बीट है जो कहाँ पर सुनी जा सकती है, तो अपेक्स बीट है जो कहाँ पर सुनेंगे हम, फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस में। और मोस्टली सभी लोगों ने इसका आंसर है जो सही दिया है, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। एपिकल पल्स जिसको हम कहते हैं या फिर एपेक्स बीट, याद रखना है एपिकल पल्स और एपेक्स बीट दोनों सेम टर्म है। कहाँ पर सुन सकते हैं हम, फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस में। और यदि यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि यदि बर्थ से 3 साल तक पूछते हैं, कब से, जन्म से लेके 3 साल तक की एज तक पूछते हैं तो फोर्थ, लेकिन आफ्टर दैट 4 ईयर के बाद कहाँ पर, फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस में। डायरेक्ट यदि यही पूछते हैं तो फिफ्थ में, यदि यही चीज़ इन्फेंट में पूछते तो अब आप फोर्थ को कह सकते हैं, लेकिन यदि डायरेक्ट इस तरीके से आता है तो फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस में। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विथ डिस्फेजिया एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन। क्वेश्चन है कि जिस क्लाइंट के लिए डिफिकल्टी हो रही है, टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई डिस्फेजिया, जी वर्ड है यहाँ पर बीच में, ध्यान से देखिए, SIA होता, डिस्फेसिया होता, तब यहाँ पर हम इसके लिए क्या कहते, स्पीकिंग, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिस्फेजिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगी स्वेलोइंग डिफिकल्टी। क्या कहलाएगी, निगलने में प्रॉब्लम होना, जिसको हम क्या कहेंगे, डिस्फेजिया। डिस्फेसिया और अफासिया होता तो स्पीकिंग डिफिकल्टी जिसको हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्फेजिया है तो क्या है, स्वेलोइंग डिफिकल्टी, निगलने में प्रॉब्लम होना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, a 10 hour of age an infant has a large amount of mucus and become cyanotic. What should the community health officer do first? तो as a nurse, as a CHO, as a health care worker, आपकी क्या प्रायोरिटी होगी यदि कोई 10 दिन का बच्चा, 10 घंटे का बेबी, 10 आवर हुए हैं उस बेबी को डिलीवर हुए और उसको क्या हो रहा है, म्यूकस बहुत ज़्यादा आ रहा है, बेबी कैसा हो रहा है, साइनोटिक होते जा रहा है, ब्लूइश टाइप का होते जा रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे। ऑप्शन में यहाँ पर रिकॉर्ड द इंसिडेंट, एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन सक्शन या फिर इंसर्ट अ NG ट्यूब और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो ऐसे केस में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। तो इस तरीके के केस में जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो होगी सक्शनिंग करना। क्या करना, सक्शनिंग करना, जो म्यूकस है उसको बाहर निकालना, सक्शन करना। और यहाँ पर सक्शन है जो सबसे पहले एग्जाम में आपको आता है, फर्स्ट सक्शनिंग कहाँ से की जाती है, फर्स्ट की जाती है माउथ से, देन आफ्टर द नोज। क्यों, ताकि जो बेबी जो भी म्यूकस आ रहा है उसको क्या ना कर पाए, एस्पिरेट ना कर पाए। तो ऐसे केस में यदि सक्शन पूछते हैं कि कहाँ से करना है पहले, तो सबसे पहले सक्शन करना है माउथ से, देन आफ्टर द नोज, ताकि बेबी जो म्यूकस है उसको एस्पिरेट ना कर पाए। और यहाँ पर बात जब आपके लिए एग्जाम में यदि इस तरीके से आता है तो क्या होगा, सक्शनिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स विल बी एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट द एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन। यदि कोई एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन होता है तो कौन सी मेडिसिन है जो इंजेक्ट की जाएगी, सोडियम बाइकार्बोनेट, एपिनेफ्रिन, डिगॉक्सिन या फिर एट्रोपिन।
तो यहाँ पर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस कंसीडर की जाती है वो होती है एपिनेफ्रिन। कौन सी? एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ट्रांसफर टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा। तो बच्चों में जो फीटस है उसमें इम्यूनिटी ट्रांसफर हो रही है प्लेसेंटा के थ्रू, जो कि क्या होगा? वर्टिकल ट्रांसमिशन। अब यहाँ पर वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू जो बेबी में इम्यूनिटी जा रही है किस टाइप की इम्यूनिटी कहलाएगी? पैसिव आर्टिफिशियल, एक्टिव आर्टिफिशियल, पैसिव नेचुरल और एक्टिव नेचुरल। तो यहाँ पर ये बाहर से तो हमने दी नहीं, तो ये आर्टिफिशियल तो होगी नहीं। अभी नेचुरली माँ से बच्चे को मिल रही है, वो भी प्लेसेंटा बीच में क्या काम कर रहा है? जो एक्सचेंज करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? प्लेसेंटा। तो जो इम्यूनिटी ट्रांसफर हो रही है बच्चे में माँ से, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू, तो वो कौन सी इम्यूनिटी होगी? वो होगी पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। जो हम बाहर से रेडीमेड लगवाते वो कहलाती है यहाँ पर आर्टिफिशियल, लेकिन यहाँ पर बच्चे को माँ से मिल रही है तो कौन सी इम्यूनिटी होगी? होगी पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन इज इन 20-day ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओवुलेशन अकर्स ऑन। ओवेरियन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों एक ही है, मेंसेस। तो यहाँ पर ओवुलेशन कब होगा? यदि 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओवुलेशन कब देखने को मिलेगा? डे 5, डे 28, डे 1 या फिर डे 14। तो यहाँ पर जो ओवेरियन साइकिल यदि 28 दिन की है तो ओवुलेशन का मतलब होगा जब एग रिलीज होता है, तो कब होगा? वो होगा डे 14 में, 14वें दिन। नेक्स्ट है यहाँ पर इन ह्यूमन ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड। तो ह्यूमन किडनी में बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, वो क्या कहलाती है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, न्यूट्रॉन्स या फिर नेपच्यून। तो ह्यूमन बॉडी में जो किडनी है उसमें बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? वो कहलाती है नेफ्रॉन्स। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। और जो यहाँ पर फंक्शनल यूनिट कहलाती है किडनी की, वो भी क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। यदि यहाँ पर नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट पूछे तो वो है न्यूरॉन, लेकिन किडनी की पूछते हैं तो क्या है? न्यूरॉन। नेक्स्ट है यहाँ पर वाई शुड यू कवर बर्न विथ अ क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग। तो जो बर्न पेशेंट होते हैं उनके लिए क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग से कवर क्यों किया जाता है? टू स्टॉप द ब्लीडिंग, टू कूल बर्न एरिया, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, टू कीप द बर्न एरिया वार्म। तो यदि कोई जल गया है, क्या है? सुपरफिशियल बर्न है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? स्टेराइल ड्रेसिंग की जा रही है। तो वो भी क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग क्यों की जा रही है? ताकि हम उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें। टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। बर्न से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। रूल ऑफ 9 के अलावा आपको जो जितना फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जाता है TBSA के अकॉर्डिंग, टोटल बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से, वो भी आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अ क्लाइंट इज एंटर्ड टू द हॉस्पिटल इन एक्टिव लेबर आफ्टर एन एमनियोटॉमी द CHO शुड एक्सपेक्ट। तो यहाँ पर कोई पेशेंट यदि एडमिट है, एक्टिव लेबर है, तो यहाँ पर एमनियोटॉमी हो गई है, तो आफ्टर द एमनियोटॉमी एज अ CHO एज अ नर्स आप क्या चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर लेस डिस्कम्फर्ट विथ कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज फीटल हार्ट रेट, प्रोग्रेसिव डायलिटेशन एंड निफासमेंट, डिमिनाइज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। तो यहाँ पर एमनियोटॉमी के बाद है जो एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर है फर्स्ट स्टेज में, तो आप क्या करेंगे? प्रोग्रेसिव डायलिटेशन एंड निफासमेंट। जो सर्विक्स है निफासमेंट देखने को भी मिलेगा परसेंटेज में, और डायलिटेशन सेंटीमीटर में देखने को मिलेगा कि सर्विक्स किस तरीके से डायलेट हो रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज आर। तो हेल्थ सर्विसेज के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या हैं? प्रमोशन ऑफ हेल्थ, क्योर फ्रॉम द डिसीज, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो हेल्थ सर्विसेज के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, एम होता है किसी भी डिसीज़ को होने से रोकना, हो गई है तो उसको क्योर करना, और यहाँ पर हेल्थ के लिए प्रमोट करना। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज़ द प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन फॉर अपगार स्कोरिंग। तो अपगार स्कोरिंग के लिए प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या है? मतलब सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? इवालुएशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स, प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम, रेस्पिरेटरी रेट या फिर हार्ट रेट। तो अपगार स्कोरिंग में जो आपको सबसे पहले चेक करना है वो होगा यहाँ पर हार्ट रेट। क्या होगा?
हार्ट रेट और पल्स रेट आपको सबसे पहले चेक करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टिटनेस। तो टिटनेस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, विब्रियो कोलेरा, साल्मोनेला टाइफी या फिर क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कॉजेटिव एजेंट क्या होगा किसका? टिटनेस का। तो वो होगा यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। विब्रियो कोलेरा है जो कोलेरा के लिए है, साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड के लिए है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हेन अ क्लाइंट सस्टेन्स अ डीप पार्शियल थिकनेस बर्न बिकॉज ऑफ सीवियर सनबर्न द CHO टीच दैट द बेस्ट फर्स्ट एड मेजर इज। यदि कोई डीप पार्शियल थिकनेस बर्न का पेशेंट है, सीवियर सनबर्न, बहुत ज़्यादा धूप में खड़े होने के कारण उसको बर्न हुआ है, तो फर्स्ट एड के तौर पर आप क्या करेंगे? ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग, कूल मॉइस्ट टॉवेल्स, विटामिन A एंड D ऑइंटमेंट, एनाल्जेसिक, सनबर्न स्प्रे। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? यदि डीप पार्शियल थिकनेस बर्न पेशेंट है, बहुत ज़्यादा बर्न इंजरी हुई है उसको, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऐसे केस में आप उसको कूल मॉइस्ट टॉवेल देंगे, क्योंकि यहाँ पर किसके कारण हुआ? धूप के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स। तो डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है? डॉट्स लॉन्च किया गया था 1993 में, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था एक नया रेजिमेंट 1993 में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। आपको एग्जाम में इस तरीके की इमेज आ सकती है, तो एक इसका लोगो है डॉट्स का। नेक्स्ट है यहाँ पर द फीमेल हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम ओवरी इज। तो ओवरी से कौन से फीमेल हार्मोन रिलीज होते हैं? FSH, एस्ट्रोजन, LH या फिर ऑल ऑफ दी अदर ऑप्शन। तो फीमेल ओवरी जो हार्मोन रिलीज करती है वो क्या है? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है यहाँ पर मेट्रोनिडाजोल इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट। तो मेट्रोनिडाजोल का यूज़ किसको ट्रीट करने में किया जाता है? टाइफॉइड, कोलेरा, डिसेंट्री या फिर डायरिया। तो मेट्रोनिडाजोल कॉमनली यूज़ होती है किसके लिए? डिसेंट्री के लिए। किसके लिए? डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए। डिसेंट्री में क्या होता है? म्यूकस के साथ साथ ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि डायरिया में नहीं आता। ये कॉमन इन दोनों के बीच का अंतर है जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज डॉट्स थेरेपी कैटेगरी फर्स्ट प्रोवाइडेड फॉर द पीरियड ऑफ। तो डॉट्स थेरेपी दी जाती है किसके लिए? टीबी के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। डॉट्स थेरेपी की कैटेगरी फर्स्ट है, कितने टाइम के लिए दी जाती है? 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ या फिर 9 मंथ। या फिर एग्जाम में आपको ऐसे आ सकता है कि डॉट्स थेरेपी का ड्यूरेशन कितना होता है? तो डॉट्स थेरेपी में जो मेडिसिन दी जाती है वो एटलीस्ट 6 मंथ तक के लिए हो। कैटेगरी फर्स्ट में कितना? 6 मंथ है। यदि कैटेगरी सेकेंड की टीबी है तब कितना देंगे? 8 मंथ तक। यहाँ पर जो कलर कोड यूज़ किए जाएंगे, यदि कैटेगरी फर्स्ट की मेडिसिन है तो यहाँ पर जो कलर होगा बॉक्स का जिसमें मेडिसिन होगी वो कैसा होगा? रेड। कैटेगरी सेकेंड में तो ब्लू। दोनों कैटेगरी में ड्यूरेशन अलग अलग होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर VVM इज यूज फॉर मॉनिटरिंग द पोटेंसी ऑफ। तो VVM मैंने जो सेकंड चैनल है उस पर उसको बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया हुआ है। वैक्सीन वायल मॉनिटर, तो किस वैक्सीन की पोटेंसी के लिए लाया जाता है? DPT, हेपेटाइटिस B, OPV या फिर टाइफॉइड वैक्सीन। तो वैक्सीन वायल मॉनिटर में जो भी वैक्सीन कैसी होती हैं? हीट सेंसिटिव होती हैं, जनरली उनके लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो वैक्सीन है वो क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। VVM में आपने देखा होगा कि VVM का मतलब है यहाँ पर वैक्सीन कब तक यूज़ करने लायक है, आफ्टर दैट इसको हमें डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू चेक प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ रायल्स ट्यूब इज बाय। मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या है? रायल्स ट्यूब प्रॉपरली इंसर्ट हुई है या नहीं, उसको चेक करने के लिए ऑस्कल्टेशन बाय पुशिंग एयर थ्रू रायल्स ट्यूब, एस्पिरेशन थ्रू रायल्स ट्यूब, एक्सरे ऑफ द चेस्ट, चेकिंग बबलिंग ऑफ द रायल्स ट्यूब आउटलेट इन वाटर। मेथड क्या है रायल्स ट्यूब को चेक करने के लिए कि ये प्रॉपर इंसर्ट हुई है नहीं? तो वो है चेस्ट एक्सरे। क्या है? चेस्ट एक्सरे। इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये प्रॉपर इंसर्ट हुई है नहीं। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नर्सिंग का। एन ऑटोक्लेव इज अ प्रेशर चैम्बर यूज टू स्टरलाइज इक्विपमेंट्स एंड सप्लाइड बाय मेंटेनिंग। तो यहाँ पर ऑटोक्लेव का प्रेशर चैम्बर है, तो वहाँ पर कितना प्रेशर होता है?
121 डिग्री सेल्सियस एंड 15 psi फॉर 15 to 20 मिनट। यहाँ पर ये देखिए तीनों चीज़ें एक ही बार में बता दी हैं। 150 डिग्री सेल्सियस एंड 15 psi फॉर 5 मिनट, 140 डिग्री सेल्सियस एंड 15 psi फॉर 15 मिनट और नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो ऑटोक्लेव में प्रेशर रखा जाता है, क्या है जो ऑटोक्लेव में प्रेशर है वो किस टाइप का होता है? वो होता है 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस, 15 psi एंड 15 to 20 मिनट, 15 से 20 मिनट, ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट, प्रेशर होता है 15 psi, जो टेम्परेचर होता है वो होता है 121 डिग्री सेल्सियस। ऑटोक्लेव है जो एक बेस्ट मेथड है स्टरलाइजेशन के लिए, जिसमें किसी भी बैक्टीरिया वायरस के मरने के साथ साथ इसके स्पोर्स भी मर जाते हैं, बाकी अदर मेथड में नहीं मर पाते। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड अगेंस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से भी बच सकते हैं? तो वो ओनली सिंगल है। वो कौन सी है? वो है कॉन्डोम। कॉन्डोम से ही हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बच सकते हैं, बाकी अदर एसटीडी से प्रिवेंट नहीं करेंगी। कॉन्डोम बहुत ही रेयर केस में क्या होता है, यदि जब आपको कुछ एलर्जिक वगैरह हो तभी यूज़ नहीं कर सकते, बाकी कॉन्डोम बेस्ट चीप मेथड है किसकी? फैमिली प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इन्वॉल्व बोथ। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में क्या इन्वॉल्व है? इंस्पेक्शन ऑफ ब्रेस्ट एंड पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, palpation of breast tissue and squeezing nipples for discharge, palpation of breast tissue and auxiliary lymph node या फिर all of the above। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में सभी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। क्या है? सब कुछ इन्वॉल्व है। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ब्रेस्ट टिश्यू पाल्पेट करके कोई लंप तो नहीं है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, निपल से कुछ एब्नॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, कोई एक्सिलरी लिम्फ नोड है वो तो डेवलप नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज। रेस्पिरेशन के टाइम पर टाइडल वॉल्यूम कितनी रहती है? 6 लीटर, 50 से 100 ml, 500 ml, 2 से 3 लीटर। तो यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम कितनी होगी रेस्पिरेशन के टाइम पर? तो टाइडल वॉल्यूम होती है 500 ml। कितनी होती है? 500 ml। और टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन और आउट ऑफ द लंग्स विच ईच रेस्पिरेटरी साइकिल। तो हर एक रेस्पिरेटरी साइकिल में कितनी एयर अंदर आती है, कितनी बाहर जाती है, तो ये क्या कहलाएगी? वॉल्यूम। ये कहलाती है टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स मोस्ट कॉमनली कॉज एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन। तो कौन से एजेंट है जो एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन कॉज कर सकते हैं? पहले हमने पढ़ा एनाफ्लेक्टिक को ट्रीट करने वाली मेडिसिन कौन सी है। अब यहाँ पर है एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ड्रग्स, फूड्स, इंसेक्ट, वेनम या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इन सभी से है जो क्या हो सकता है? एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन डेवलप हो सकता है कोई भी मेडिसिन के कारण जिससे आप एलर्जिक हैं। फूड आइटम्स, किसी किसी को टोमेटो से एलर्जी है, किसी किसी के लिए मशरूम से एलर्जी है, किसी किसी के लिए डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो उनको भी एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन हो सकता है। इंसेक्ट वुमेन वेनम, कोई भी इंसेक्ट या फिर जो भी कीड़े मकोड़े हैं बाइट कर लें तो भी एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट वन इज देयर इज इंक्रीज डेंजर ऑफ सुसाइड व्हेन अ पेशेंट इज। तो सबसे ज़्यादा सुसाइड आत्महत्या करने वाले लोग किस कैटेगरी के होंगे? इम्प्रूविंग फ्रॉम सीवियर डिप्रेशन, एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड, लेथार्जिक या फिर फीमेल। तो इंक्रीज डेंजर फॉर सुसाइड, सबसे ज़्यादा जो डेंजर रहेंगे सुसाइड के लिए वो कौन से होंगे? तो वो होंगे एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड पर्सन, जो होपलेस हेल्पलेसनेस आप अपने आप को फील करते हैं, वही सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं। और इंडिया में यदि बात की जाए, तो जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यदि आपको एग्जाम में पूछते हैं कि सुसाइड किस कैटेगरी के लोग करते हैं, तो वो करते हैं सीवियर डिप्रेशन वाले। सीवियर डिप्रेशन वालों का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या है? वो है डिप्रेशन होने के साथ साथ सुसाइड करना। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ फिंगर्स टू बी यूज्ड व्हाइल चेकिंग द पल्स। तो यहाँ पर पल्स चेक करते टाइम है जो आपको
कितनी फिंगर्स यूज़ करना है, 1 2 3 या फिर 4। तो कभी भी आप पल्स चेक करते हैं आपको अपना थंब यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज वो भी पल्स चेक करते हैं काउंटिंग एरर आ जाएगी, आपकी पल्स भी चेक हो जाएगी। तो यहाँ पर काउंट हो जाएगी। तो यहाँ पर पल्स चेक करने के लिए कितनी फिंगर्स यूज़ की जाती हैं, टोटल 2 फिंगर। कितनी, 2 फिंगर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर। तो कितने पेयर में सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, 2 3 4 या फिर 5। टोटल पूछें तो अलग बताना है आपको। यहाँ पर यदि पेयर में मतलब कि जोड़े में पूछ रहे हैं, क्या है, जोड़े में पूछी जा रही हैं आपसे, तो कितनी होंगी, तो होती हैं यहाँ पर पेयर्स में 3 पेयर्स। कितनी, 3 पेयर्स, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड मैंडिबुलर। ये तीनों कितनी होती हैं, 3 पेयर्स होती हैं। और सबसे बड़ी यदि जो ग्लैंड पूछते हैं सलाइवरी ग्लैंड, तो कौन सी, वो पैरोटिड ग्लैंड बिलो द ईयर है जो प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड कंप्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहाँ पर जब प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होगा तो किस टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया कहलाएगा, सेंट्रल, मार्जिनल, पार्शियल या फिर साइड लाइन। तो यहाँ पर प्लेसेंटा क्या हो रहा है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, लेकिन कहाँ से, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो रहा है पूरे तरीके से कंप्लीटली। तो ये क्या कहलाएगा सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी क्या कहलाती है, मेमोग्राफी, डेमोग्राफी, सोनोग्राफी या फिर जियोग्राफी। तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी क्या कहलाती है, डेमोग्राफी। नेक्स्ट वन इज बेबीज वेट इज ट्रिपल्ड एट द एज ऑफ। तो बच्चे का वजन 3 गुना किस एज में हो जाएगा, 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में या 12 महीने में। तो बच्चे का यदि बर्थ वेट 2.5 kg है, 2.5 kg है, तो ये डबल हो जाएगा कब, 5 to 6 मंथ में। अब ट्रिपल की बात करें तो 1 ईयर में। 3 गुना कब हो जाएगा, 1 ईयर और 12 मंथ में। नेक्स्ट है यहाँ पर चीज लाइक ग्रीसी वाइट सब्सटेंस कवरिंग द न्यूबॉर्न स्किन इज। तो न्यूबॉर्न बेबी की स्किन पर चीज लाइक सब्सटेंस रहता है तो वो क्या कहलाता है, लेन्यूगो, वर्निक सिजोसा, मेकोनियम या फिर म्यूकस। न्यूबॉर्न बेबी की स्किन पर जो व्हाइट कलर का चीजी सब्सटेंस लगा होता है वो कहलाता है वर्निक सिजोसा। क्या कहलाता है, वर्निक सिजोसा। मेकोनियम बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है। लेन्यूगो जो न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी पर स्मॉल स्मॉल हेयर होते हैं वो कहलाते हैं। यदि पोस्टम प्रेगनेंसी है तो देखने को नहीं मिलेंगे, प्रीटम में आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। 37 कंप्लीटेड वीक की प्रेगनेंसी है तब भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज चेकिंग पल्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो पल्स को आप यदि चेक कर रहे हैं तो उसमें सभी चीज़ें इंक्लूड होंगी किसी एक को छोड़कर। रेट एंड रिदम, वॉल्यूम एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, रेट, रिदम एंड वॉल्यूम या फिर बोथ ए एंड बी। तो आप क्या चीज़ें चेक कर रहे हैं, सभी किसी एक को छोड़कर, तो वो होगा यहाँ पर वॉल्यूम एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। रेट चेक करते हैं, रिदम चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर द वेसिलस दैट कॉज द प्लेग इज कॉल्ड। कौन सा वेसिलस है जो प्लेग को कॉज करेगा, जो कि महामारी भी हो चुकी है, ब्यूवेनिक प्लेग। ऑप्शन में अर्सीनिया पेस्टिस, परप्रिंग्रेंस, फ्यूसोबैक्टीरियम, क्लोरिस्टिफॉर्मिस या फिर एस ऑरियस। तो जो प्लेग का पॉजिटिव एजेंट है बेसिलाई वो क्या है, वो है अर्सीनिया पेस्टिस। क्या है, अर्सीनिया पेस्टिस। नेक्स्ट वन इज एट विच लेवल ऑफ द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द DGHS। तो हेल्थ लेवल के किस ऑर्गेनाइजेशन पर DGHS होगा, स्टेट लेवल पर, विलेज हेल्थ लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल पर। तो यहाँ पर जो DGHS होंगे किस लेवल पर होते हैं सेंट्रल लेवल पर। किस पर, सेंट्रल लेवल पर। नेक्स्ट वन इज डिसीज कॉज्ड बाय ट्रिप्नोमा पैलिडियम। इस पैलिडियम, ट्रिप्नोमा पैलिडियम के कारण कौन सी डिसीज होगी, गोनोरिया। तो सिफिलिस के गोनोरिया है ये नहीं होगी, पोलियो, मम्स या फिर सिफिलिस। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव एजेंट है ट्रिप्नोमा पैलिडियम है सिफिलिस के लिए रिस्पॉन्सिबल। निसीरिया, गोनोरिया, गोनोरिया के लिए है। ट्रिप्नोमा पैलिडियम किसके कारण होगा, सिफिलिस के कारण। सॉरी, सिफिलिस किसके कारण होगा, ट्रिप्नोमा पैलिडियम के कारण। नेक्स्ट वन इज
A newborn has small whitish pinpoint spots over the nose, which the nurse knows are caused by retained sebaceous secretion. When charting this observation, the nurse identifies it as. यदि आप किसी न्यूबॉर्न बेबी को देखते हैं, उसकी नोज़ के यहाँ पर पिन पॉइंट स्पॉट्स होंगे वाइटिस टाइप के, तो एज अ नर्स आप डायरेक्ट तो जो रिपोर्ट चार्ट बना रहे हैं बेबी का उसमें नहीं लिखेंगे, तो आप क्या टर्म यूज़ करेंगे यहाँ पर, मिलिया, मंगोलियन स्पॉट, वाइट हेड या फिर लेन्यूको। तो क्या टर्म होगा यूज यहाँ पर, मिलिया। क्या होगा, मिलिया। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो इनमें से आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन सा है, मैनीटॉल, लैक्टेटेड रिंगर, हाफ नॉर्मल सलाइन या फिर डेक्सट्रोज 10%। जो आइसोटोनिक सोल्यूशन है ये कौन सा है, तो यहाँ पर लैक्टेटेड रिंगर और लिंगर लैक्टेट। नेक्स्ट वन इज पल्स ऑक्सीमेट्री इज यूज्ड फॉर। तो पल्स ऑक्सीमेट्री क्यों यूज की जाती है, डिटरमाइन द ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, डिटरमाइन ब्रीदिंग पैटर्न, मेजर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन लेवल्स या फिर मॉनिटर द डेप्थ ऑफ सेडेशन। पल्स ऑक्सीमेट्री क्या चेक किया जाता है इससे, कि ब्लड में कितने % ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है। क्या हो, ब्लड में कितने % ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज कॉपर टी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग। तो कॉपर टी किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेट होगी, दैट मीन्स आप ऐसे टाइम पर कॉपर टी नहीं लगवा सकते। तो आपको पेल्विक इन्फेक्शन है, हार्ट डिसीज है, प्रेग्नेंट है, तो ऐसे केस में आप कॉपर टी नहीं लगवा सकते। तो ये सभी कॉन्ट्राइंडिकेशन होंगे। नेक्स्ट वन इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं कहाँ पर होती हैं, ईसोफेगस की वॉल में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टमक में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, स्टमक की वॉल पर। कहाँ पर, वॉल ऑफ स्टमक में पूरी ग्लैंड्स रहेंगी। नेक्स्ट वन इज टू मैक्सिमाइज आयरन एब्जॉर्प्शन। यदि आप चाहते हैं कि आपने जो आयरन की टैबलेट ली हैं वो अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, पेशेंट शुड बी एडवाइज टू टेक आयरन सप्लीमेंट्स। तो पेशेंट को आप क्या एडवाइस करेंगे कि आप आयरन है जो कब लीजिए, एट द बेड टाइम, विथ द मील्स, बिफोर मील्स या फिर आफ्टर मील्स। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है जनरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं खाने के पहले। क्या होगा, तो वो होगा बिफोर मील्स। बिफोर मील्स में आयरन प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ पर आयरन की जब बात हो रही है तो कभी भी आयरन टैबलेट को हम मिल्क के साथ नहीं देना है, अदरवाइज एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करेंगी, घटाएंगी ना कि बढ़ाएंगी। नेक्स्ट वन इज एनीमिया इज कॉमनली सीन इन दी फॉलोइंग वुमेन। तो एनीमिया है जो खून की कमी है सबसे ज़्यादा किस तरीके की वुमेन में देखने को मिलेगी, मल्टीपेराइटी, लोअर इनकम, चाइल्ड बियरिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो एनीमिया देखने को मिलता है इन सभी केस। मल्टीपेराइटी का मतलब है 2 से ज़्यादा बार डिलीवरी हो गई हो, लोअर इनकम ग्रुप मतलब गरीब हो, चाइल्ड बियरिंग वुमेन मतलब प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर आपके आंसर क्या होंगे, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज एन इन्फेंट कैन सिट अप विदाउट सपोर्ट फ्रॉम द एज ऑफ। तो कोई भी इन्फेंट बिना किसी सपोर्ट के किस एज में बैठ सकता है, 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ या फिर 10 मंथ। 10 मंथ में तो बच्चे प्रॉपर तरीके से क्राउलिंग करने लगते हैं। 8 मंथ की एज में बच्चे बिना किसी सपोर्ट के है जो बैठ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉज ऑफ प्रेशर सोर। तो प्रेशर सोर, डेक्यूबिटस अल्सर किसके कारण होंगे, एडीमा के कारण, ओबेसिटी के कारण, बेड रिडन क्लाइंट में या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। एडीमा स्वेलिंग है तो चांस होंगे, ओबेसिटी अच्छे हैं, मोटे ताजे हैं, आप हिलडुल नहीं पा रहे एक जगह से दूसरे, या फिर बेड रिडन है, कम्प्लीटली बेड रिडन है। तो इन सभी में है जो चांस है जो ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट वन इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस द CHO शुड एडवाइस। तो यदि आपको ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा, आपकी बॉडी में क्या होता है, विटामिन डी की कमी के कारण बोन्स की डेंसिटी कम होने लगती है। तो यहाँ पर एज अ CHO आप कौन सी डाइट के लिए एडवाइस करेंगे, ईट द रेड मीट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ईट डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर परफॉर्म वेट बियरिंग एक्सरसाइज। यदि ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है तो ऐसे केस में आपको कैल्शियम रिच फूड है जो लेना है, ऐसे फूड लेना है कैल्शियम रिच, विटामिन डी रिच। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, ईट द डेयरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 या फिर 50। तो नॉर्मल लेंथ होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की वो होती है 50 सेंटीमीटर है।
ये किसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? लेवल ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन, हार्डनेस ऑफ वाटर, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो हार्डनेस जो हॉरोक्स सेपरेटस है किसके लिए यूज़ किया जाता है? क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर के लिए। इस तरीके से जो यहाँ पर इमेज में दिख रहा है क्या हॉरोक्स सेपरेटस है, पानी में कितनी क्लोरीन की ज़रूरत है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज मेजर्स टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज इज कॉल्ड विच काइंड ऑफ प्रिवेंशन। दैट मीन्स डिसीज ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन उसकी प्रोग्रेस को हमें रोकना है तो कौन सा प्रिवेंशन कहलाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्राइमरी में आप हेल्थ एजुकेशन इम्यूनाइजेशन से है जो प्रिवेंटिव मेजर अपनाएंगे वो क्या होगा? प्राइमरी। फिर जब हो जाएगी डिसीज, कोई भी डिसीज या प्रॉब्लम, देन आफ्टर आप उसके कॉम्प्लिकेशन है जो डेवलप नहीं होने देना चाहेंगे या फिर उसको प्रिवेंट करेंगे कॉम्प्लिकेशन होने से तो क्या होगा? सेकेंडरी। लेकिन जब यही डिसीज़ होकर कॉम्प्लिकेशन बना चुकी है ऑलरेडी आपकी बॉडी में और उसकी जो ट्रीटमेंट के चांसेस हैं वो सभी तो किस में आएंगे? टर्सरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इंटरमीडिएट टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कॉल्ड। तो यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल शेप में आपको बताया था कि जो इंटरमीडिएट टायर क्या होगा पंचायती राज सिस्टम का? पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इंटरमीडिएट टायर क्या होगा यहाँ पर? पंचायत समिति। नेक्स्ट वन इज मिसेस प्रीति 22-year-old लेडी डिलीवर्ड अ प्रीमेच्योर बेबी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज यूजफुल फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस का क्वेश्चन है। यदि कोई 22 साल की लेडी ने प्रीमेच्योर बेबी को बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक के डिलीवर किया है तो उसके बेबी के लिए कौन सी मेडिसिन यूजफुल होगी? ऑक्सीटोसिन, रेनिटिडिन, डेक्सामेथासोन या फिर टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर कौन सी मेडिसिन उसके बेबी के लिए हेल्पफुल होगी? तो वो होगी यहाँ पर डेक्सामेथासोन। क्या करेगी ये? प्रीमेच्योर बेबी हुआ है तो लंग मैचुरेशन में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर क्या करेगी ये मेडिसिन का काम? क्या होगा? बेबीज के लंग मैचुरेशन में बेटामेथासोन और डेक्सामेथासोन क्या करेगा? हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज A 2-year-old मेल चाइल्ड हैज फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन। एक 2 साल का बच्चा है, सिम्टम है, ध्यान से देखिए। चेस्ट एंड ड्रॉइंग, बीजिंग एंड फीवर, विच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ ड्रग फॉर द चाइल्ड। तो यहाँ पर फीवर है, बीजिंग साउंड आ रहा है, चेस्ट एंड ड्रॉइंग है तो कौन सी मेडिसिन देंगे? ऑप्शन में एंटी कन्वल्सिव, डाययूरेटिक, एंटीबायोटिक या फिर एनाल्जेसिक्स। तो ऐसे केस में फीवर है दैट मीन्स क्या? इन्फेक्शन भी डेवलप हुआ है, बीजिंग है, चेस्ट एंड ड्रॉइंग है। तो इस तीनों साइन किसके हैं? क्लासिकल साइन है, तीनों क्लासिकल साइन है निमोनिया के। मेडिसिन कौन सी दी जाएगी यहाँ पर? एंटीबायोटिक। नेक्स्ट वन इज इन पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज अ एम्ब्रियो पीरियड। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट में एम्ब्रियो पीरियड किसको कहा जाएगा? 0 से 14 दिन तक, 14 दिन से 8 वीक तक, 8 वीक से 38 वीक तक या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के पीरियड में एम्ब्रियो और फीटल 2 अलग अलग स्टेज होती हैं। तो एम्ब्रियो पीरियड कब कहलाता है? 14 days to 8 weeks। कितना होगा? 14 days to 8 week तक का। जाइगोट होगा 0 से 14 दिन तक, एम्ब्रियो 14 दिन से 8 वीक तक और फीटस होगा 8 वीक से लेकर एट द टाइम ऑफ बर्थ। फिर आता है पोस्ट नेटल पीरियड। तो पोस्ट नेटल पीरियड में अर्ली न्यूनेट, लेट न्यूनेट, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूल, स्कूल एज एंड एडोलेसेंट है जो इंक्लूड होंगे। यदि WHO के अकॉर्डिंग एज पूछ ली जाती है एडोलेसेंट एज ग्रुप की तो कितनी होती है? 10 से 19 साल तक। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोसिस और जूनोटिक डिसीज। तो जूनोटिक डिसीज का मतलब होता है ऐसी डिसीज जो इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन में डेवलप हुई हों। तो जूनोटिक डिसीज इनमें से कौन सी है? रेबीज, मलेरिया, एड्स या फिर टाइफॉइड। तो यहाँ पर जो जूनोटिक डिसीज है वो कौन सी है? तो वो है यहाँ पर रेबीज, क्योंकि इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट करने के कारण होगी, लिकिंग करने के कारण होगी। तो रेबीज क्या होगी यहाँ पर? एक जूनोटिक डिसीज। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी इन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी को कब अडॉप्ट किया था? 1997, 1996, 1965 या 1993। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी है इसको कब अडॉप्ट किया था? 1993 में। नेक्स्ट है यहाँ पर
excess administration of the following vitamin is based because it is not stored in the body and gets excreted। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है जिसको यदि हम ज़्यादा भी बॉडी में एडमिनिस्टर कर देते हैं लेकिन बॉडी उसको स्टोर नहीं करेगी और बॉडी है जो क्या कर देगी, एक्सक्रीट कर देगी। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो विटामिन ए, डी, ई के ये सभी क्या फैट सॉल्युबल विटामिन है और इनको बॉडी स्टोर करके रख लेगी। लेकिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी के विटामिन है इनको हमारी बॉडी स्टोर करके नहीं रख सकती। तो इसीलिए इसका आंसर आपका क्या होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स लाइक चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, रेड एंड शाइनिंग लिप्स, इन्फ्लामेशन एंड बर्निंग आई एंड स्क्रोटल डर्मेटाइटिस इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ। तो इतने सारे यहाँ पर साइन बताए हैं डिसीज़ के। चिलोसिस है, ग्लोसाइटिस है, रेड एंड शाइनिंग लिप्स हैं, इन्फ्लामेशन है, बर्निंग आई है। तो ये किसके सिम्टम हैं? विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B12 या फिर विटामिन B2। तो यहाँ पर जितने भी साइन सिम्टम हैं ये सब किसके हैं? राइबोफ्लेविन और विटामिन B2 के। किसके? राइबोफ्लेविन और विटामिन B2, जिसके कारण स्किन डिसऑर्डर होगा, एडिमा होगा माउथ थ्रोट में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? B2। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड ओनली वंस एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी मेडिकेशन जिसका हम क्या कहेंगे कि एक बार में इमरजेंसी में दी जाएगी और एक ही बार दी जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? PM ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर। तो यदि कोई ऐसी लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं वो एक ही बार बस दी जाती हैं तो उनके लिए क्या कहा जाता है? स्टेट ऑर्डर। क्या कहलाएंगी वो? स्टेट ऑर्डर। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ सीवियर पेन, फिजिशियन एडवाइज हिम इंजेक्शन मॉर्फिन 2 mg IV स्टेट, नर्सिंग ऑफिसर शुड असिस्ट फॉर। यदि पेशेंट को क्या दिया जा रहा है इमरजेंसी में? मॉर्फिन दिया जाता है। ऐसे केस में आप क्या चेक करेंगे? BP, टेम्परेचर, पल्स या फिर रेस्पिरेटरी रेट। तो ये क्या करेगा? मॉर्फिन क्या करता है? ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मोस्ट कॉमन कारण बनेगा जिसके कारण रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। तो जो चीज़ यहाँ पर मेजर की जाएगी वो क्या होगी? रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट वन इज फ्यूमिगेशन ऑफ लेबोरेटरी इज डन टू किल। लेबोरेटरी में यदि फ्यूमिगेशन किया जाता है फ्यूमिगेटर मशीन से तो ये क्यों किया जाता है? बैक्टीरिया के लिए, रोडेंट्स के लिए, वायरस के लिए, फिर फंगल के लिए। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो OT में ऑपरेशन थिएटर में फ्यूमिगेशन किया जाता है, मशीन से धुआं छोड़ा जाता है, किसके लिए किया जाता है? रोडेंट्स को भगाने के लिए। नेक्स्ट वन इज एन एडल्ट शेड्यूल फॉर अ पैरासिंथेसिस, व्हाट शुड द नर्स प्लान टू डू इमीडिएटली बिफोर द प्रोसीजर इज स्टार्टेड। तो पैरासिंथेसिस होने के पहले एज अ नर्स आप क्या चीज़ें हैं जो नोट डाउन करेंगे कोई प्रोसीजर होने के पहले और पैरासिंथेसिस प्रोसीजर होने के पहले? एडमिनिस्टर द डाइजेपम, आस्क द क्लाइंट टू हिज बॉबल्स, हैव द क्लाइंट एम्प्टी हिज और हर ब्लैडर या फिर गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ऐसे केस में यदि पैरासिंथेसिस किया जाना है तो ऐसे केस में एज अ नर्स आपकी प्रायोरिटी होगी क्लाइंट का ब्लैडर है जो क्या करना है? एम्प्टी करवा के रखना है, जिससे कोई भी बॉडी फ्लूइड सैम्पलिंग है जो की जाती है तो उसमें आपके लिए हेल्प। ब्लीडिंग बिटवीन द मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नोन एज। यदि ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में होती है तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन में मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरेजिया, डिसमेनोरिया या फिर मेट्रोरेजिया। तो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा यदि ब्लीडिंग पीरियड्स के मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के बीच में होती है? तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी और जो वर्ड यूज़ होगा वो क्या कहलाएगा? मेट्रोरेजिया। क्या होगा? मेट्रोरेजिया। वे तीनों टर्म यहाँ पे हम देखते हैं। तो मेट्रोरेजिया क्या होगा? ब्लीडिंग हो रही है जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में वो। फिर आता है मेनोरेजिया। मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया अलग है। तो मेट्रोरेजिया का मतलब क्या है? जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बीच में ब्लीडिंग होती है तो मेट्रोरेजिया। लेकिन मेनोरेजिया का मतलब है कि हैवी और प्रोलॉन्ग्ड वेजाइनल ब्लीडिंग होती है विद मेंस्ट्रुअल साइकिल के। मेट्रोरेजिया का मतलब जो ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड में हो रही है वो, लेकिन हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होना क्या है? मेनोरेजिया। पॉलीमेनोरेजिया जो कि क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, मतलब या फिर हम ये कह सकते हैं बार बार
पीरियड्स आना या फिर मंथ में 2 बार 3 बार तक पीरियड्स का आना। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वन इज करेक्ट रिगार्डिंग सीमेन कलेक्शन इंक्लूड। तो सीमेन कलेक्शन के लिए सही पॉइंट यहाँ पर क्या है? प्रोवाइड अ फ्रेश सैंपल, पेशेंट कैन कंटिन्यू विद सेक्सुअल एक्टिविटीज, नो नीड ऑफ एनी एब्सिस्टेंस, सैंपल शुड बी रेफ्रिजरेटेड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यदि सीमेन कलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग के लिए तो आपका जो सही पॉइंट है वो क्या होगा कि फ्रेश सैंपल प्रोवाइड करवाना। कुछ केस में सेक्सुअल एक्टिविटी एब्सिस्टेंट की जाती हैं, तो यहाँ पर इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फ्रेश सैंपल प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू वीकनेस ऑफ बोथ लेग्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक। तो यदि बोथ लेग मतलब कि दोनों पाँव और जो लोअर पार्ट है ट्रंक के नीचे का, एब्डोमेन के नीचे का लोअर पार्ट है, वहाँ पर वीकनेस होना क्या कहलाएगा? पैराप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया या फिर टेट्राप्लेजिया। चारों टर्मिनोलॉजी देखिए कि वीकनेस ऑफ बोथ लेग, दोनों पैर और लोअर पार्ट है जो ट्रंक के नीचे का, उसमें वीकनेस होना है क्या कहलाएगा? पैराप्लेजिया। क्या कहलाएगा? पैराप्लेजिया। और डाइप्लेजिया जिसमें लोअर बॉडी पार्ट दोनों लेग अफेक्ट है। हेमीप्लेजिया में सिंगल पोर्शन अपर हेड से लेके राइट साइड का सेक्शन जिसमें हाथ और एक साइड का पैर अफेक्ट होगा, और या फिर जो पैराप्लेजिया पूछते तो लोअर बॉडी पार्ट। मोनोप्लेजिया पूछते तो ओनली एक हाथ हो सकता है या फिर एक पैर हो सकता है सिंगल। और टेट्राप्लेजिया का मतलब दोनों हाथ पैर लोअर अपर पूरी बॉडी में क्या होना? वीकनेस का होना। नेक्स्ट वन इज इनेबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड इज नोन एज। तो जो चीज़ आपके सामने बोली जा रही है उसको ना समझ पाना क्या कहलाएगा? ना तो बोल पा रहे हैं आप, ना ही उसको समझ पा रहे हैं स्पोकन वर्ड्स को, तो ये क्या कहलाएगा? एग्नोसिया, एफासिया, एप्रेक्सिया या फिर इंसोम्निया। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इनेबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड, जो बोला जा रहा है या फिर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या है वो? एफासिया। एग्नोसिया का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट प्यूपिल पर्सन को ना पहचान पाना, लॉस ऑफ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स और प्यूपिल। एप्रेक्सिया का मतलब होता है कि एक मोटर डिसऑर्डर है जिसमें जनरली पर्सन को कुछ भी चीज़ें मूवमेंट करने में जो प्रॉब्लम होगी वो क्या कहलाएगा? एप्रेक्सिया। नेक्स्ट वन इज इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी आफ्टर डिलीवरी इज ऑल एक्सेप्ट। तो न्यूबॉर्न बेबी को डिलीवरी के बाद सभी केयर दी जाएंगी किसी एक को छोड़कर। बेबी शुड कीप लोअर देन द यूट्रस, सक्सनिंग, क्लीन द आईलेट्स, बाथ द बेबी। तो न्यूबॉर्न बेबी को इमीडिएटली केयर में क्या दिया जाता है? बेबी को सक्सनिंग की जाती है, आईलेट्स क्लीन किए जाते हैं, वार्म रखा जाता है बेबी को, लेकिन बेबी को तुरंत जो बाथ नहीं दिया जाता। ये बेस्ड ऑन जो हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स उसके अकॉर्डिंग होता है, बट मेनली आफ्टर 24 आवर के बाद ही हम बात है जो दे सकते हैं। तो यहाँ पर सक्सनिंग की यदि बात होती है तो सक्सनिंग कैसे की जाती है? फर्स्ट माउथ देन नोज, जिससे हम एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर आती है आईलेट्स को क्लीन करने की, तो ड्राई कॉटन है जो स्टेराइल स्वैप से हम क्लीन कर सकते हैं, जो कि मीडियल टू लेटरल क्या करना है? मीडियल टू लेटरल साइड करना है। अम्बिलिकल कॉर्ड को हमें कट करना है। कब कट करना है? 2 से 3 मिनट के बाद, जब तक पल्सेशन है जो स्टॉप ना हो जाए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इमीडिएट बेबी की केयर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज विच एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट टू प्रिवेंट एस्पिरेशन इन पेशेंट हु इज एक्सपीरियंसिंग सीजर्स इन बेड। तो यहाँ पर आप पेशेंट को एस्पिरेट करने से, कुछ भी चीज़ एस्पिरेट करने से कैसे बचा सकते हैं यदि पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं? तो ऑप्शन में एलिवेट द हेड, लूजन द रिस्ट्रिक्टिव क्लॉथ्स, पोजिशन द क्लाइंट ऑन द साइड विथ हेड फ्लैक्स्ड फॉरवर्ड, या फिर यूज द टंग डिप्रेसर विद द टीथ। तो यदि किसी को सीजर्स आ रहे हैं तो उसको तो कुछ अता पता नहीं है कि क्या चल रहा है उसकी बॉडी में, लेकिन आप उसको एस्पिरेट करने से मुंह से झाग जैसे आएगा, म्यूकस आएगा, तो उसको आप कैसे है जो प्रिवेंट कर सकते हैं एस्पिरेट करने से? तो हम पेशेंट को लेटरल पोजीशन देके, साइड लाइंग पोजीशन देके, हेड फ्लैक्स्ड फॉरवर्ड पोजीशन देके पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं?
कोई भी मटेरियल एस्पिरेट करने से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर इंडिकेट कोमा इन एन एडल्ट पेशेंट एज पर द GCS। तो ग्लासगो कोमा स्केल कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। तो कितना यहाँ पर स्कोरिंग होगी जिससे पता चलेगा कि पेशेंट कोमा में है? 0, 5, 9 या फिर 12। कितना स्कोर होगा जिससे पता चलेगा कि पेशेंट को क्या है, कोमा डेवलप हो रहा है? तो वो है 5। यदि पेशेंट में जो बेस्ट रिस्पॉन्स होता है तो मैक्सिमम स्कोरिंग कितनी होती है? 15। यदि टोटली अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है तो 3 स्कोर दिया जाएगा और लेस देन 8 से कम जाता है तो पेशेंट क्या है, कोमाटोज हो रहा है। तो यहाँ पर कोमाटोज के लिए, कोमा के लिए कितना यूज़ किया जाएगा? 5। नेक्स्ट वन इज ऑक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज। तो फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब में पस का है जो एक्यूमुलेशन होना, क्या कहलाएगा? साल्फिंजाइटिस, ऊफोराइटिस, हाइड्रोसाल्फिंग्स या फिर हाइड्रोफेनिक्स। तो जो टर्म यूज़ किया जाएगा किसके लिए, पस का एक्यूमुलेशन होना फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब में, क्या कहलाएगा? हाइड्रोसल्फिंग। द ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट दैट फॉलोज हेड टू फुट इज कॉल्ड। तो डेवलपमेंट का ऐसा ट्रेंड जिसमें डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, हेड टू फुट, कहाँ से, सिर से पाँव की तरफ, तो ये क्या कहलाएगा? सेफेलोकॉइडल, पास टू स्पेसिफिक, बोथ प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो दो तरीके का डेवलपमेंटल ट्रेंड है, एक तो होता है सेफेलोकॉइडल, दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेफेलोकॉइडल में सेफेलिक का मतलब हेड होता है, तो सेफेलोकॉइडल में क्या होगा, हेड टू फुट। और यदि सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी से पेरिफेरल रीजन में आपके सेंटर पार्ट से लेके हाथ पैर की तरफ, हाथों की तरफ जो डेवलपमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल। लेकिन यदि हेड टू फुट पूछा है तो क्या होगा, सेफेलोकॉइडल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MMR वैक्सीन। तो MMR वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, सबक्यूटेनियस, नेजल, ओरल या फिर इंट्राडर्मल। तो जो MMR वैक्सीन है किस रूट से दी जाती है, दी जाती है सबक्यूटेनियस रूट से। अब यहाँ पर अलग अलग वैक्सीन दी हुई हैं और उनके रूट दिए हुए हैं। तो ओरल पोलियो वैक्सीन और रोटा वायरस वैक्सीन है, दो ऐसी वैक्सीन है जो ओनली ओरली दी जाती हैं। OPV दी जाती है 2 ड्रॉप्स, पोलियो रोटा वायरस दी जाती है 5। तो यहाँ पर दोनों ओरली दी जाती हैं। रोटा वायरस डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। इंट्रामस्कुलर जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है IPV है वो दिया जाएगा, न्यूमोकोकल वैक्सीन दी जाएगी। सबक्यूटेनियस से मीजल्स और येलो फीवर दिया जाता है। इंट्राडर्मल से ओनली BCG वैक्सीन है जो दी जाती है। नेक्स्ट वन इज इफ अपगार स्कोर इज 8 देन द बेबी इंडिकेट। यदि अपगार स्कोरिंग सिस्टम बेबी डिलीवर होने के दिन 1 मिनट और आफ्टर 5 मिनट किया, 2 बार किया जाता है 1 मिनट और 5 मिनट में। तो यहाँ पर अपगार स्कोर में यदि 8 पॉइंट आते हैं दैट मीन्स बेबी कैसा है, डिप्रेस्ड है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, नो डिप्रेशन है या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यदि अपगार स्कोर 8 आता है दैट मीन्स बेबी क्या है, पूरे तरीके से हेल्दी है, उसको कोई भी डिप्रेशन नहीं है। अपगार स्कोर की खोज की थी वर्जीनिया अपगार ने 1952 में स्कोरिंग सिस्टम दिया था जिसमें एट 1 मिनट और 5 मिनट में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। मैक्सिमम स्कोरिंग पॉइंट की बात करें तो कितना होता है, 10 और टोटल स्कोर तो मैक्सिमम 10 होता है। लेकिन यदि बिलो 7 जाता है तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी फिर अलग अलग क्लासीफाई इसको किया जाता है। और इसके कंपोनेंट क्या क्या है अपगार स्कोर की, अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेसी, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल बी एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट द एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन। तो एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, एट्रोपिन, डिगॉक्सिन, एपिनेफ्रिन या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज होगी वो क्या होगी, एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट वन इज फीवर, हेडेक एंड नचल रिजिडिटी। 3 साइन है, क्लासिक साइन है, नचल रिजिडिटी। यहाँ पर क्वेश्चन देख के आपको आंसर भी याद आ गया होगा। फीवर है, हेडेक है, नचल रिजिडिटी है, तो किसके क्लासिकल साइन है, मेनिंजाइटिस, मेनिंगोमायोसिल, अल्जाइमर्स डिसीज या फिर पार्किंसंस डिसीज। तो जितने भी यहाँ पर तीनों साइन बताए हैं, नचल रिजिडिटी, फीवर, हेडेक, ब्रुजिन्स्की साइन, कर्निंग साइन है, किसके साइन है सब, ये मेनिंजाइटिस के साइन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, मेनिंजाइटिस। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है विच हेरिडेटरी डिसीज इज नॉट क्लोजली लिंक्ड टू एन्यूरिज्म।
तो कौन सी हेरिडेटरी डिसीज है, जेनेटिक डिसीज है जो कि एन्यूरिज्म का रीजन नहीं बनेगी? लूपस एरिथ्रोमेटिस, मार्फन सिंड्रोम, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।